गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 3rd चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ, क्योंकि पोल रिजल्ट मैंने नहीं बनाया। पोल रिजल्ट आपको इस क्लास का और पिछली क्लास का संडे को, मतलब अगले कल मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा। ऐसा मत बोलना सुबह सुबह की भेज दो, शाम तक मिलेगा, आराम से, बिल्कुल आराम से मिलेगा। ठीक है, रात को भी मिल सकता है। चलो, तो अभी हमने पढ़ रहे थे संगत और असंगत रैखिक युग्म के बारे में। तो अभी तक हमने सीखा था, उसको एक बार कर लेते हैं रिवाइज। अभी तक हमने सीखा था कि जब भी ग्राफ बनता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो भाई 3 तरह से बनता है। पहला तरीका कि जो रेखाएं हो वो आपस में क्या हो, आपस में जो है वो प्रतिच्छेद कर जाए, तो हम इसको कहते थे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखाएं क्या करें, साथ साथ चलें लेकिन आपस में कभी एक दूसरे को टच नहीं करें, तो हम कहते थे रेखाएं समांतर है। ठीक है, फिर अगर हम ग्राफ को देखें और ग्राफ कैसा हो कि एक रेखा जा रही है और उसके ऊपर दूसरी रेखा भी जा रही है, दोनों के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम कहते थे रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, इनके नाम फटाफट से लिख लेते हैं। नंबर 1 केस होता था कि रेखा कैसी हो भाई, जब रेखा प्रतिच्छेदी हो। कैसी हो? हाँ भी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब यहाँ पे ध्यान दो, सही बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो। गुड इवनिंग तो चलता रहेगा। अगर रेखा प्रतिच्छेदी हो, नंबर 1 केस प्रतिच्छेदी रेखा। नंबर 2 केस समांतर रेखा। कैसी रेखा भाई? तो समांतर रेखा। नंबर आखिरी केस समपाती रेखा। ठीक है, आपको बताया है कि 3 तरह की रेखाएं होती हैं जब भी आप रैखिक युग्म का ग्राफ बनाते हो। नंबर 1 प्रतिच्छेदी, नंबर 2 समांतर और नंबर 3 समपाती। अब हमने इन रेखाओं से जो है वो कुछ सूचना निकालनी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन हमने निकालनी होती है, तो उसको निकाल लेते हैं। हमें पता है अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उनके हल कितने होंगे? तो बताओ जरा, प्रतिच्छेदी रेखा एक हल कितने हल होते हैं? बिल्कुल एक। बिल्कुल हल होता है सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे टकरा रही है, एक ही बिंदु पे टक्कर इनकी हो रही है, वो है ये वाला बिंदु। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके एक हल होते हैं। बात करें समांतर रेखा की, तो भाई बताइए समांतर रेखा के कितने हल होते हैं? कोई भी हल नहीं होता। बिल्कुल, समांतर रेखा कोई हल होता ही नहीं, कोई हल नहीं होता। ठीक है, फिर बात करें हम अगर अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल। बिल्कुल, इनके होते हैं अनेक हल। ठीक है, इनके होते हैं अनेक हल। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताओ कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल निकल के आ रहा है, तो मैं इसे संगत कहूं कि असंगत कहूं? संगत। मैम संगत युग्म। संगत में हमें हल चाहिए था, हमें हल मिल गया, तो हम कहेंगे ये संगत युग्म है। अच्छा, अगर रेखाएं समांतर हैं तो मैं क्या कहूं, संगत या असंगत? जब हमें हल नहीं मिलता तब हम उसको असंगत युग्म कहते हैं। भाई अभी चैट में लिखना बंद करो, यहाँ पे सीखो। आपके नाम वाम बाद में पूछ लेंगे हम, पर अभी यहाँ पे सीखो ना, क्योंकि ये नहीं सीखोगे फिर क्वेश्चन आएंगे, फिर क्वेश्चन में गलत करोगे। चैट में लिखना बंद करो, स्क्रीन पे देखो। जब चैट पे लिखते हैं तो स्क्रीन नहीं दिखती, तो जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं उन्होंने कुछ सुना ही नहीं मैंने क्या क्या बोला। जब भी क्लास में आते हो, अगर आपको अपना नाम पता सब लिखना है तो या तो क्लास को 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करो। अगर बिल्कुल टाइम पे क्लास में आए हो तो नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पर, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और संपाती रेखा की बात करें तो इसके हल अगर अनेक है, हमें हल से मतलब है हमें हल मिल चुका है, तो इसको क्या कहें, संगत की असंगत? संगत। ठीक है, तो बस ये था जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। वैसे तो हमने पिछली क्लास में रैखिक समीकरण का मानक रूप सीखा था, लेकिन अभी हम इसको सीख रहे हैं। क्यों इसको रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा उसमें इन तीनों की आपको दोबारा से जरूरत पड़ेगी। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे यहाँ पे इन्होंने एक सवाल पूछा है। सवाल ये पूछा है कि क्या हम, मतलब आपसे पूछ रहे हैं ये कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ
समीकरण को देख के बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, मतलब ग्राफ कैसा होगा और समीकरण के कितने हल होंगे। जैसे कि मान लो मैं आपको लिख के दूं यहाँ पर समीकरण 3x माइनस वाई बराबर में 5, दूसरा समीकरण दूं 6x माइनस वाई बराबर में 6। आपने बस इन दोनों समीकरणों को देखना है और देख के बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। क्या बता सकते हो बिना ग्राफ बनाए, सिर्फ समीकरण को देख के? हाँ या ना? नो मैम। नहीं बता सकते, नहीं बता सकता कोई? नो मैम। पर मैं तो बता सकती हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर, अरे क्वेश्चन तो मैंने अभी लिखा ना, मैंने थोड़ा ना क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ लिया था, क्वेश्चन तो मैंने अभी लिखा, फिर कैसे? तो इसका आंसर होता है हाँ, कि हाँ हम समीकरण को सिर्फ और सिर्फ देखकर पता कर सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा। बहुत से बच्चों का आंसर आया था ना, मेरा भी पहले आंसर ना ही होता, लेकिन क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है इसलिए मेरा आंसर हाँ है कि हम सिर्फ समीकरण को देखेंगे और इसको देख के बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। जैसे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे लगता है इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, अब इसका ग्राफ भाई घर पे बना देना, घर पे बना के चेक कर लेना, तो सचमुच में इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी ही बनेगा। अब ये जो मैंने जिस तरीके से मैंने पता किया उसी तरीके से आप भी पता कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे बिना ग्राफ बनाए सिर्फ और सिर्फ समीकरणों को देख के पता लगाया जाता है कि आपके जो ग्राफ है वो कैसा होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। मैम मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मैं क्लास ऑफलाइन हो रहा हूँ। क्या हो गया बेटा? आवाज नहीं आई मैम। वो कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं क्लास को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका जो मानक रूप है वो है a1x जमा का निशान b1y जमा का निशान c1 बराबर में 0। ठीक है, ये होता है जो आपका पहला समीकरण होता है उसको लिखते हैं ऐसे, और जो आपका दूसरा समीकरण होता है उसको लिखते हैं हम a2x जमा का निशान b2y जमा का निशान c2। अब ये वाला जो सवाल है ना, इसमें आपको ग्राफ की नॉलेज भी होनी चाहिए, इसमें आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना भी आना चाहिए, तभी आप इस सवाल को हल कर पाओगे। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज अधूरी है या आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना नहीं आता, तब आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसको ध्यान से सीखना, चैट में फालतू चीजें नहीं लिखना, अच्छे से सुनो समझो और डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको कोई दो समीकरण दिए जाएंगे आपने उन पर कुछ चेक करना है, उनकी जांच करनी है। जांच करने पर आपको 3 केस मिलेंगे। जांच करने पे आपको कितने केस मिलेंगे? 3 केस। अब जांच क्या करनी है और कैसे करनी है वो ध्यान से सुनना। ठीक है, जांच क्या करनी है और कैसे करनी है वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक समीकरण लिखती हूँ, यहाँ पे मैं एक समीकरण लिखती हूँ, समीकरण युग्म लिखती हूँ। मैंने यहाँ लिखा 4x माइनस का निशान 8 y जमा का निशान 15 बराबर में 0। फिर मैंने लिखा यहां पर 2x माइनस नहीं प्लस 4y जमा 10 बराबर में 0। तो जब भी आपको सवाल आएगा और आपको पूछा जाएगा कि बताओ इस समीकरण के हल कितने हैं और ग्राफ कैसा है, बस इतना सवाल, हल निकालने को नहीं बोला, बस इतना बोला है कि ये बताओ इसका ग्राफ कैसा और इसके हल कितने। ठीक है, तो क्या करना है? नंबर 1, सबसे पहले आपको वही सेम चीज a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका मान निकालो। तो पहले निकालते हैं a1 b1 c1 का मान। ठीक है, इसकी तुलना करते हैं, किससे करेंगे? a1x जमा का निशान b1y जमा का निशान c1 के साथ करेंगे तुलना। तो a1 की वैल्यू कितनी है बताइए? 4 और b1 की वैल्यू कितनी है? b1 हाँ -8 और c1 15। ठीक है, a1 b1 c1 निकाल लिया। अब बात करते हैं a2 c2 a2 b2 c2 की। a2 कितना है?
मैम 2 B2 कितना है? 4 और C2 कितना है? 10 माइक ऑफ कर दो। जैसे आंसर को आंसर देने के तुरंत बाद माइक ऑफ होना चाहिए, किसी का माइक भी ऑन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। A2x जमा B2y जमा C2, हमने इसको ऐसे लिख दिया, बराबर में लगा दिया इसके 0। अब रुक जाओ भाई, चैट में लिखना बंद करो। अब देखो यहाँ पर हमने इनका मान निकाल दिया। अब इनका मान निकाल के करना क्या है वो सीखो, वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपने निकालने हैं इनके अनुपात। अनुपात मतलब रेशो, ठीक है। जैसे कि आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे A1 बटा A2, सॉरी A1 बटा A2। क्या निकालोगे सबसे पहले कि A1 बटा A2 जो है वो क्या आ रहा है और कितने के बराबर आ रहा है। नंबर 1 चीज आपने ये निकालनी है। फिर आप निकालोगे B1 बटा B2, ठीक है। फिर आप निकालोगे C1 बटा C2। तो चलो अभी आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाला था। अब इनका अनुपात निकालते हैं। A1 4 के बराबर है और A2 2 के बराबर है, ठीक है। तो इसको अगर कटता है तो काट लो, अगर ये कटता है तो इसको काट लो। क्या आएगा आंसर? 2/1 2 बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो A1 बटा A2 आया 2 के बराबर। B1 है -8, B2 है 4, इसको काटो, फिर कितना आंसर आएगा बताओ? -2 वेरी गुड, माइनस नहीं भूले आप, बहुत अच्छे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2 क्या आया? -2/1। एक लिखने की जरूरत नहीं है ना, बटे में 1 लिखा तो उसकी कोई मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती। C1 बटा C2 निकालते हैं। C1 है 15, C2 है 10, कटते हैं तो काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब हमने देखना कि हमने A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 निकाले हैं, वो कितने के बराबर आए हैं। ये आया 2 के बराबर, ये आया -2 के बराबर, ये आया 3/2 के बराबर, है ना। तो ये तीनों कैसे हैं? सेम है या तीनों ही अलग हैं या ये दोनों बराबर हैं? क्या लगता है आपको? A और B बराबर है और C अलग है। तीनों अलग है मैम। बिल्कुल, तीनों ही अलग हैं। क्यों? ध्यान से देखिए, A1 बटा A2 जमा का 2 है और B1 बटा B2 माइनस का 2 है। क्या प्लस और माइनस वाली चीजें कभी बराबर हो सकती हैं? सोचो। नो मैम, नहीं हो सकती। तो इसे ध्यान रखना है, बराबर उसी को कहना जिसके चिन्ह भी सेम हो। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं आया। और जब ये बराबर नहीं आते तो हम कहते हैं कि केस नंबर 1 आया है। कौन सा केस आया है भाई? तो केस नंबर 1 आया है, ठीक है। और केस नंबर 1 क्या बताता है? देखो, केस नंबर 1 बताता है कि रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। केस नंबर 1 अगर आया तो समझ जाना रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि केस नंबर 1 आ रहा है तो आप समझ जाना कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो हल कितने हुए? मैम एक हल हुआ। हाँ बोलो। अगर मतलब केस 1 बराबर है तो प्रतिच्छेदी होंगी, या बराबर नहीं है? नहीं, बराबर नहीं होनी चाहिए। तभी तो देखो, बराबर का निशान लगाया है, फिर ऊपर से इसको काट दिया है, बराबर का निशान लगाया फिर ऐसे काट दिया है, तो मतलब ये बराबर, ठीक है। और मैम ये बराबर नहीं है इसलिए ये प्रतिच्छेदी है। हाँ बिल्कुल। मैम इसमें C1 C2 नहीं देखना होता ना? नहीं, अगर आपका A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं आ रहा तो फिर C1 C2 को मत देखो। अगर ये बराबर आए फिर C1 C2 को देखो, ठीक है। अगर A1 बटा A2 ही B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ठीक है, C1 C2 देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बराबर आते फिर आगे केस देखते हैं। अभी सिर्फ पहला केस सीखो। बराबर होगा तो दूसरा केस आएगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। फिर C1 C2 पे डिपेंड करता है, फिर सब कुछ आपका C1 C2 पे डिपेंड करेगा। तो इसका जो है वो एक ही हल निकल के आएगा, और अगर इसका एक हल है तो इसको हम संगत कहेंगे। तो देखो,
हमें पता ही नहीं था कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ना ही हमने ग्राफ बनाया। बिना ग्राफ देखे हमने जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और हमें आंसर मिल गया कि रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी जब केस होगा नंबर 1। फिर से रिपीट करना है, फिर से देख लो। मुझे 2 समीकरण दिए थे, मैंने इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दी a1x b1y जमा c1 बराबर 0 से, और दूसरे वाले समीकरण की तुलना कर दी a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0 से। यहां से मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का निकाल लिया मान, जो कोने में लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या हो गया, और ऊपर लिखा है a1 b1। आएंगे, पेपर में भी आते हैं। a1 b1 c1 ऊपर है। फिर जब हमने इनके सबके मान लिख दिए, फिर हमको अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है, बटा निकालना है किसका, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ये 3 चीजें हमने निकालनी है। इनको निकाल के जब लिख दिया, लिख के देखो कि या कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते तो मत काटो, वैसे ही रहने दो, ठीक है। जब हमने लिखा अनुपात और जब इनको काटा तो हमारा जो a1 बटा a2 है वो बराबर आया 2 के, और जब हमने अपना b1 बटा b2 काटा तो वो बराबर आया -2 के, और जब हमने c1 बटा c2 को हल किया तो वो बराबर आया 3 बटा 2 के। अब हमने चेक करना है कि ये तीनों चीजें बराबर हैं कि नहीं है, और अगर तीनों बराबर नहीं है तो कौन कैसा है, कौन किसके बराबर, कौन किसके बराबर नहीं, वो सब हमने यहाँ पे देखना है। ऐसे देखते देखते 3 ही केस बनते हैं टोटल, वो 3 केस मैं आपको बता दूंगी। अभी हमने केस नंबर 1 सीखा कि क्या हुआ, जो a1 बटा a2 था वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं था, क्योंकि a1 बटा a2 आ रहा है 2 के बराबर और b1 बटा b2 आ रहा है -2 के बराबर, जो कि एक दूसरे से बराबर नहीं होते, अलग होते हैं। जमा वाली चीज माइनस वाली चीज कभी बराबर नहीं मानी जाती, ठीक है। तो केस नंबर 1 से ये निष्कर्ष निकलता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो हल होगा 1 और ये होगा संगत। अब कैसे याद रहे भाई, 3 केसेस हैं, 3 केसेस में याद कैसे रखें कि पहले केस से प्रतिच्छेदी, दूसरे केस से क्या, तीसरे केस से क्या, याद रखने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखना आपने, ठीक है, कि a1 बटा a2 आपस में बराबर नहीं आए, ठीक है। इसका मतलब a1 बटा a2 को अगर 2 मिला था तो b1 बटा b2 को -2 मिला, इनको चीजें बराबर नहीं मिली, ठीक है। और जब ऐसा होता है, 2 भाई बहन हो या 2 भाई भाई हो या 2 बहनें हो, घर में उनको अगर चीजें बराबर नहीं मिलती तो उनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। तो वैसे सोच के चलो कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 भाई बहन है, ठीक है, सिबलिंग्स है, तो इनको जब बराबर चीजें नहीं मिली तो ऑब्वियस सी बात है ये आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, ठीक है। याद रख सकते हो ताकि आपको आसानी रहे, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 3 केस हैं, 3 केस के अलग अलग मतलब निकलते हैं। अगर ट्रिक नहीं बनाई तो याद रखने में बहुत दिक्कत होगी, कंफ्यूजन बहुत होगी। तो सभी को ट्रिक समझ आ गई कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 भाई भाई थे। जो a1 बटा a2 को 2 मिला लेकिन b1 बटा b2 को मिला -2, ये बराबर नहीं है। ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर नहीं, इनको बराबर चीजें नहीं मिल पाई तो इनमें लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई होती है तो 2 चीजें आपस में टकराती हैं, और जब चीजें आपस में टकराती हैं तो वो प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसलिए हमने याद रखा केस नंबर 1 मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। सभी केसेस के लिए ट्रिक है, ए और बी बराबर हो तो थर्ड फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूले की चिंता मत करो, फॉर्मूले तो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन उस फॉर्मूले से आगे क्या बनाना है वो याद रखना जरूरी है कि केस नंबर 1 आया तो क्या बनेगा, 2 आया तो कौन सी रेखा होगी, 3 आया तो कौन सी रेखा होगी। उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको ध्यान से समझना। तो चलिए इसका फोटो के स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इस क्वेश्चन का पोल में आएगा क्वेश्चन, पोल में करेंगे, अभी पहले सीख तो लो, अभी तो हमने केस 1 ही सीखा। 2 सीखो, 3 सीखो, फिर पोल में करेंगे। तीनों करने के बाद आएंगे ना पोल में क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी हमने कर लिया पीछे, बाद में करेंगे इसका क्वेश्चन। केस 2 का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसका ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें
दो समीकरण दे रखे हैं, इनकी तुलना करनी है किससे, तो a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, और नीचे वाला जो है इसकी तुलना मैम ये करनी बराबर है है। a2x, वो तो लिखा हुआ है पर इसलिए आप बोल रहे हो, b2y जमा निकालना c2। पड़ेगा ना, तब चलेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, मैम ये आपको सारे क्वेश्चन में नहीं समान है, दिया ये होगा, एक ही है। ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो निकालते हैं भाई। पहले तो a1 b1 c1 का मान बताओ, a2 b2 c2 का मान बताओ। हम a1 का है 2, ठीक है, 2 मैम, और a2 का 4 मैम, 4 c1 का हम 4, 4 c1 4 4 मैम, 4, और b2 का मैम 16 बराबर होगा 16, 8 मैम, और c2 का 8 8 8 और b1 का मैम 2 दो 8 8। ठीक है, वैल्यूज निकाल ली, अब माइक ऑफ करो। अब हम निकालेंगे इनके बीच का अनुपात। ठीक है, हम निकालेंगे a1 बटा a2, फिर हम निकालेंगे b1 बटा b2, फिर हम निकालेंगे c1 बटा c2। a1 की जगह पर 2 है, a2 की जगह पे 4 है, b1 की जगह पे 8 है, b2 की जगह पे 16 है, c1 की जगह पे 4 है, और c2 की जगह पर 8 है। ठीक है, अब इनको हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। ठीक है, 8 एकम 8, 8 बटे 16, 1 बटा 2 2 बटा 4, उसको भी काटो ना, उसको भी काटो, 4 एकम 4, मैंने कर लिया ये पूरा 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों के तीनों ही बराबर आए। पहला जो था a1 बड़ा b1, उसके पास भी 1 बटा 2 था, सॉरी a1 बटा a2 के पास भी 1 बटा 2 था, b1 बटा b2 के पास भी 1 बटा 2 था, c1 बटा c2 के पास भी 1 बटा 2 था। हमने देखा कि ये हो गए बराबर। ठीक है, अब जब ये तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो लगता है केस नंबर 2। ठीक है, तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो लगता है केस नंबर 2। तो पहले तो केस लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो a1 बटा a2 था वो बराबर था b1 बटा b2 के, और ये बराबर था c1 बटा c2 के, तीनों ही बराबर। ठीक है, तीनों ही एक दूसरे के बराबर। तो अब इसमें क्या होता है, रेखा कैसी होती है, तो रेखाएं होंगी हम समान समपाती। हम समान ठीक है, कैसी होंगी, कैसी होंगी, समपाती। हम समांतर नहीं होती, समांतर नहीं होती, तीसरे में आता समपाती। ना, तीसरे में क्या हो गया, तो तीसरे में आएगा ना समांतर। ऐसे मत याद रखो कि तीसरे में कि चौथे में, ऐसे मत याद रखो। बस ये देखो कि जब तीनों बराबर हुए तो समपाती। ट्रिक बनाएंगे इसके लिए भी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी ऐसे। जिस रास्ते को नीली वाली रेखा फॉलो कर रही है उसी रास्ते को लाल वाली रेखा भी फॉलो करेगी। अगर रेखा संपाती है भाई तो आपको पता होना चाहिए कि हल कितने होंगे। अनेक मैम अनेक हल। बिल्कुल, देखो शुभम, आपको सिर्फ इक्वल तक नहीं करना है ना, उसके आगे भी तो करना है। इक्वल तो सबका आ गया, पर उसके आगे भी सीखो कि इक्वल आने से क्या होगा। इक्वल आने से रेखा होगी संपाती, और संपाती रेखा है तो हल निकलेंगे इसके अनेक। हल कितने निकलेंगे, इसके अनेक। ठीक है, और अगर हल अनेक हैं तो हम इसको भी संगत का नाम देते हैं, क्योंकि हमें हल से मतलब है भाई हल मिले, बस वही काफी है। एक मिले चाहे 1000 मिले, हल मिलने चाहिए, तो हम कहेंगे इसको संगत युग्म। अब इसके लिए ट्रिक बनाते हैं। कैसे याद रखें भाई कि ये संपाती होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि ये संपाती होगा, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी भी ये सारे भाई बहन हैं, ठीक है, अभी भी इनको हम एज अ भाई बहन ही ट्रीट करेंगे। तो हमने देखा इसको भी बराबर का हिस्सा मिल गया, इसको भी बराबर का हिस्सा मिल गया, और इसको भी बराबर का हिस्सा मिल गया। यहाँ से तो बेटा ठीक चल रही है स्क्रीन, बट चलो एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। उसके बाद भी अगर नहीं चलेगी तो फिर समझ जाना कि आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। ठीक है, अभी देखो लक्ष्मी। यस मैम। ठीक है, माइक ऑफ कर दो बेटा।
चलो माइक ऑफ कर दो। अब ये तीनों भाई बहन थे, इनको बराबर बराबर की चीजें मिल गई, तो ये इतने खुश हो गए कि इन्होंने एक रेखा ने दूसरी रेखा को पीठ पर चढ़ा दिया। इतनी खुशी इनको हो गई कि भाई हमें तो इस बार सब कुछ बराबर मिल गया, हम तो इतने खुश हैं कि बड़े वाले भाई ने छोटे वाले भाई को अपनी पीठ पे उठा दिया। या फिर ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चा या कोई भी अपने स्कूल में फर्स्ट आता है, कोई टॉप करता है, तो घर वाले क्या करते हैं, इतने खुश होते हैं कि उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं या उसको अपनी पीठ पे उठा लेते हैं। तो खुशी को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि किसी को गोद में उठा लो, जो भी आपको जिसने भी टॉप किया उसको उठा लो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हुआ कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, तीनों को बराबर हिस्सा मिल गया। तीनों इतने ज्यादा खुश हो गए कि खुशी में उन्होंने क्या किया, नीली रेखा ने लाल रेखा को पीठ पर उठा दिया। तो जब भी आपको ये केस दिखेगा समझ जाना कि रेखा कैसी होगी, समपाती, क्योंकि तीनों को मिल गए बराबर हिस्से, तीनों हो गए बहुत खुश, तो एक रेखा दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएगी। क्लियर है सभी को? मैम एक बार स्टार्टिंग से बता दो, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग से यही है कि हमने क्या किया, हमने इसकी तुलना की किसके साथ अपने मानक रूप के साथ, ठीक है। मानक रूप से तुलना करने के बाद हमने वैल्यू निकाली A1 B1 C1 की, A2 B2 C2 की। वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, इनका अनुपात निकाला, A1 बटा A2 निकाला, B1 बटा B2 निकाला और C1 बटा C2 निकाला, ठीक है। A1 बटा A2 के लिए हमने लिख दिया 2 बटा 4, क्योंकि A1 2 है, A2 4 है। B1 बटा B2 निकालने के लिए लिख दिया 8 बटा 16, क्योंकि B1 8 B2 16। C1 बटा C2 निकालने के लिए लिख दिया 4 बटा 8, क्योंकि C1 4 और C2 8। फिर हमने इनको काट दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उत्तर आ गया 1 बटा 2। 8 बटा 16 था, इसको भी काट दिया तो उत्तर आ गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 1 बटा 2। फिर 4 बटा 8 था, इसको भी काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तब भी उत्तर आ गया 1 बटा 2। तो इसमें क्या हुआ, इस केस में तीनों ही एक दूसरे के बराबर आ गए। तो जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। इसके लिए ट्रिक हमने ये बनाई कि तीनों को बराबर बराबर के हिस्से मिल गए, तो तीनों हो गए बहुत खुश। और खुशी में क्या हुआ, एक रेखा ने दूसरी रेखा को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया, तो इसलिए रेखा हो गई संपाती, ठीक है। यही हमने सीखा, ज्यादा इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं सीखा। अभी करते हैं अगला केस, या फिर अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो ये इसका आंसर है कि इसमें केस आया था 2 और रेखा हो गई संपाती। संपाती है तो भाई इतने हल मिलेंगे और हमारा जो युग्म है वो संगत रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले समीकरण की। तो इसकी तुलना अब मैं नहीं करूंगी, तुलना आप सभी को करनी आ गई होगी। आप मुझे डायरेक्ट वैल्यू बताना जिसकी भी मैं पूछूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि B2 कितना है, मैम 16 और A1 कितना है, 2 C1 कितना है, 2 मैम 4 C1, A2 कितना है, A2 मैम 4 C2 कितना है, 7 मैम और B1 कितना है, 4 मैम 8 2 4 है। B1 मैम 8 मैम। ये होता है A1 B1 C1, ये होता है A2 B2 C2, ठीक है। ठीक है, इसकी तुलना कर लिया करो। अब फिर से वही चीज, A1 A2 सबकी वैल्यू निकल गई है। अब इनके अनुपात निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम A1 बटा A2, फिर निकालेंगे हम B1 बटा B2, फिर निकालेंगे हम C1 बटा C2, ठीक है। बताओ, A1 बटा A2 निकाला तो लिखना पड़ेगा 2 बटा 4, B1 बटा B2 निकाला तो लिखना पड़ेगा 8 बटा 16, C1 बटा C2 निकाला तो लिखना पड़ेगा 4 बटा 7। इसको काटा तो फिर से ये 1 बटा 2 आया, इनको काटा तो तब भी 1 बटा 2 आया, लेकिन 4 बटा 7 को नहीं काट सकते, तो ये 4 बटा 7 ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये इनके बराबर नहीं आ पाया। ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ पाया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यहां पर लग रहा है केस नंबर 3। क्या लग रहा है, केस नंबर 3। जो क्या होता है, जो होता है कि
A1 बटा A2 तो B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन जो C1 बटा C2 है उसके बराबर नहीं है। A1 बटा A2 को तो बराबर का हिस्सा मिल गया, लेकिन C1 बटा C2 को बराबर का हिस्सा नहीं मिल पाया। और जब केस नंबर 3 होता है तो रेखाएं होती हैं समांतर। समांतर, ठीक है, समांतर। और जब रेखा समांतर है तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, कोई हल ही नहीं होगा। और जब इसका कोई हल ही नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि ये असंगत है। सिंपल, इसको हम कहेंगे असंगत है, असंगत है, और रेखाएं हैं समांतर। ठीक है, अब इसके लिए बनाते हैं ट्रिक। अब अभी भी तीनों हैं भाई बहन या भाई भाई, कुछ भी मान लो, अपने अपने भाई बहन से कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को तो बराबर का हिस्सा मिल गया, लेकिन इसको बराबर का हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, इन दोनों को तो भाई बराबर बराबर मिल गया, पर इसको बराबर नहीं मिला, तो ये इनसे हो जाएगा नाराज। अब नाराज हो जाते हैं जब, तो हम ऐसे दूर दूर चलते हैं ना, दूर दूर। अब अगर हम अपने भाई से, अपनी बहन से नाराज है तो हम क्या करेंगे, उससे दूर चलेंगे साथ ही पर, क्योंकि भाई बहन है भाई, प्यार भी तो होता है उनके बीच में, कि नहीं होता है ना। तो चलेंगे साथ साथ, लेकिन चलेंगे दूर दूर। देखते रहेंगे कि भाई वो ठीक तो है, उसको कुछ हुआ तो नहीं, तो चलेंगे बिल्कुल साथ साथ, बट थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। तो यहां से याद रखेंगे हम कि क्या होगा, ये समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा से थोड़ी सी नाराज है तो दोनों चलेंगे दूर दूर, लेकिन चलेंगे साथ जाएंगे जहां भी जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा दूर रहेगा क्योंकि वो नाराज है। नाराजगी में हम अक्सर कैसे चलते हैं, थोड़ा दूर दूर चलते हैं। तो इसके लिए आप ये ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूजन होती है। ये तो आपको पता है कि 3 केस होंगे, ये भी आपको पता है कि 3 तरह की रेखाएं होंगी। कंफ्यूजन वहां होती है कि कब कहाँ कौन सी रेखा, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए मैंने ट्रिक भी बना के दे दी। तो ये था हमारा इन तीनों केसेस का पूरा सोल्यूशन। अभी करेंगे क्वेश्चन पोल में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फटाफट से एक क्विक समरी। ठीक है, एक समरी देख लेते हैं। कौन सा वाला मैम? एक बार पीछे कर दो इसकी। अच्छा, ये वाला लो। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट सेकंड मैंने खुद ही निकाल लिया। क्या हो गया? जो आपने फर्स्ट सिखाया था ना, उससे मैंने दूसरे भी निकाल लिए थे खुद ही। फर्स्ट से दूसरे? ट्रिक तो नहीं पता थी ना, ट्रिक था मेरा बताने का मेन, बाकी तो आप कर लोगे, लेकिन ट्रिक मेन है। ठीक है, ट्रिक को याद रखना। जब क्या होता है, A1 आपने एक समीकरण को हल किया, समीकरण को हल करके, हल तो क्या मतलब, आपने उनका अनुपात निकाला, अनुपात निकाल के आपको पता चला कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं थे। जब इन दोनों को बराबर चीजें नहीं मिलती तो ये आपस में लड़ते हैं, लड़ेंगे तो आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। और प्रतिच्छेदी रेखा का अब तक हम पढ़ते थे कि एक हल होता है, हम कहते थे फटाफट से कि एक हल, लेकिन अब आपको एक स्पेशल शब्द याद करना पड़ेगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो हल कैसा होगा, हल होगा अद्वितीय। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको आंसर, जब भी आपको पोल में आ जाए या फिर आपको फाइनल एग्जाम में आ जाए, तो एक हल भी लिखा हो सकता है और साथ में अद्वितीय भी लिखा हो सकता है। तो याद रखना, अद्वितीय का मतलब होता है इकलौता। क्या होता है? इकलौता। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक ही हल होगा और इकलौता ही हल होगा। ठीक है, इसको याद रखना सभी बच्चे। जब जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी, हल होगा एक हल मतलब अद्वितीय। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में क्या हुआ, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों ही बराबर हो गए, तीनों को मिल गया बराबर बराबर का हिस्सा। अब तीनों को बराबर का हिस्सा मिल गया तो तीनों इतने खुश हो गए कि एक रेखा ने दूसरी रेखा को अपनी पीठ पर चढ़ा दिया। एक रेखा ने क्या किया, दूसरी रेखा को अपनी पीठ पर चढ़ा दिया, खुशी जाहिर करने के लिए। तो रेखाएं संपाती हो जाएंगी। जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती हो जाएंगी। रेखा संपाती है तो हम कहते थे कि अनेक हल होंगे, लेकिन इसमें आपको एक और शब्द भी शामिल करना है, अपरिमित। कौन सा शब्द? अपरिमित। कि अनेक हल तो होंगे, लेकिन कैसे? तो अपरिमित रूप से अनेक हल। कब? जब रेखा होगी संपाती। अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट, बहुत सारे, अनगिनत, उसको कहते हैं हम अपरिमित। ठीक है, हाँ बोलो।
मैं कह रही हूँ अद्वितीय का क्या मतलब होता है? इकलौता, सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली वन, केवल एक को अद्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है जैसे कि मैम। ताजमहल है, ताजमहल कैसा है? अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ताजमहल एक ही है, इकलौता ही है, तो हमारे लिए वो अद्वितीय है। ठीक है, इकलौता हो तो हम उसको दिखाते हैं अद्वितीय से। अगली बात करते हैं A1 बटा A2, तो B1 बटा B2 के बराबर आ गया, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आया। इन दोनों को तो बराबर हिस्सा मिल गया, लेकिन इसको जब बराबर हिस्सा नहीं मिलता तो ये हो जाती है नाराज, और इनकी जो रेखाएं चलती हैं वो चलेंगी तो साथ साथ, चलेंगी तो बिल्कुल साथ साथ, लेकिन चलेंगी दूरी बनाकर। रेखाएं जो है वो चलेंगी तो साथ साथ, लेकिन चलेंगी दूरी बनाकर, क्योंकि C1 बटा C2 इनसे नाराज है। नाराज है तो ये दूर ही चलेगा, इनके साथ नहीं चलेगा, सॉरी दूर चलेगा, साथ चलेगा लेकिन दूरी बना के चलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं समांतर रेखा, और रेखा समांतर होती है तो कोई हल ही नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो जब जब आपको हल मिलेंगे तब तक उसको आप संगत कहोगे, और जब आपको लगता है कि हल ही नहीं मिल रहा तब उसको आप असंगत कहोगे। तो चलो अभी ये क्वेश्चन पोल में करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें वो सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। आपको कुछ भी सवाल आ सकता है कि संगत है कि असंगत है, ये भी पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, इसके हल कितने होंगे, सब कुछ आपको पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर चलो करते हैं क्वेश्चन। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और हम क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपने देना है पोल में। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, कोई भी ऐसा ना हो जो पोल में आंसर ना दे रहे हो। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बिल्कुल ही सिंपल सा। आपको यहाँ पे समीकरण नहीं बताए हैं, लेकिन आपको ये बताया कि जब समीकरणों को हल किया तो उत्तर कैसा आया। तो उत्तर ऐसा आया कि जो A1 बटा A2 था, है ना, वो B1 बटा B2 के बराबर तो आ गया था, लेकिन वो बराबर नहीं था C1 बटा C2 के। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसके कितने हल होंगे। तो नंबर 1, पहले तो इसको देखो कौन सा केस है, ट्रिक याद करने की कोशिश करो, फिर देखो ग्राफ कैसा बनेगा। एक बार ग्राफ का पता चल गया तो फिर कौन सा आंसर है, कितने हल होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। पोल अभी नजर नहीं आएगा, पोल नजर आएगा थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए अपना आंसर डिसाइड कर लो। और अब आपको पोल नजर आ जाएगा, अब आप अपना आंसर पोल में जाके दे सकते हो। ठीक है, हैंड रेज तभी क्या करो जब आंसर देते हैं, तो अभी मैंने हैंड डाउन कर दिए हैं। डन मैम। ओके, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके डन बेटा, मैम। ओके बच्चों, डन मैम। ओके ओके। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, थोड़ी देर बाद दिखेगा, थोड़ी देर बाद दिखेगा। पहले सभी आंसर कर दो, उसके बाद पोल रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, डन मैम। ओके चलो। 37 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 40 बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में हमारे पास है 61 स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके बच्चों, हो गया मैम। ओके हैंड रेज कर लो भाई, हैंड रेज कर लो। तो अभी करते हैं हम थोड़ा सा वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आंसर कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
तो पोल मैंने अभी के लिए कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट अब आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक समझाई थी। ट्रिक समझाने का यही मकसद था कि आपको केसेस पता है भाई 3 होंगे, रेखाएं भी पता है 3 होंगी, लेकिन कब कहाँ कौन सी रेखा बनेगी उसमें बच्चे कंफ्यूज हैं। क्योंकि अभी अगर मैं गिनूं तो इतने सारे बच्चों का आंसर गलत है। 9 18 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने अपना आंसर गलत दिया है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे से क्या करो अपने आंसर, और अच्छे से सुना करो, अच्छे से सुना करो। ठीक है, अब हमें कहा था कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के, अभी माइक ऑफ रखो भाई, सही माइक ऑफ रखो। A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होती हैं। इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी कि इन दोनों को तो बराबर हिस्सा मिल गया, लेकिन इस वाले को बराबर हिस्सा नहीं मिला। तो जब हिस्से बराबर नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, ये हो जाती है इससे नाराज। नाराज हो जाएगी तो क्या करेगी, एक रेखा दूसरी रेखा से दूर दूर चलेगी। जब दूर दूर चलेगी तो रेखा समांतर होती है, और समांतर रेखा अगर है, अगर ग्राफ समांतर रेखा वाला है तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, इसका कोई भी हल नहीं निकलता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जिसको अभी भी डाउट है बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर केस नंबर 1 होगा, मतलब अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा, तब आपने कहना है रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर रेखा प्रतिच्छेदी होती है तो हल केवल और केवल एक होता है, जिसको हम अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, और अगर क्या होगा, तीनों की तीनों ही बराबर हो जाए तो रेखा होती है संपाती। कैसी होती है, संपाती, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ के जाएगी। और जब ऐसा होता है तो इतने सारे हल निकलते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और ये था हमारा केस नंबर 3। जब क्या हुआ था, ये दोनों तो बराबर थे लेकिन ये बराबर नहीं था, तब रेखा कैसी होती है, समांतर, और समांतर रेखा होगी तो कोई भी हल नहीं होगा। तो अच्छे से समझा करो, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन अगर आपको कोई ट्रिक बता रहे हैं तो ट्रिक को ध्यान में रखो, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगी आपका कंफ्यूजन कम करने में। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट को कर देते हैं फिर से ऑफ, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी पोल में आने वाला है। तो क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, आपको यहाँ पर फिर से समीकरण तो नहीं बताए हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया है कि जब इनको हल किया तो क्या उत्तर आया। तो उत्तर ये आया कि A1 बटा A2 जो है वो बराबर है B1 बटा B2 के, और वो बराबर है C1 बटा C2 के। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो तीनों कैसे होते हैं, सोचो, ग्राफ का पता करो, ग्राफ का पता चल गया तो आपको हल का पता भी चल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2017 में आया था। ये सवाल 2017 में एमसीक्यू में आपके पेपर में आया था। तो ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। ठीक है, आपने बस हर एक कंसेप्ट को तैयार रखना होता है। पोल ओपन हो चुका है, जाओ सभी और अपना अपना आंसर दे दो। सोच समझ के आंसर करना है, जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तीनों ही बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, ग्राफ कैसा होता है, एक बार ग्राफ का पता चल गया फिर आपको हल का पता भी चल जाएगा। डन मैम, हो गया। ओके, हैंड रेज कर लिया करो बस। ठीक है, डन मैम। ओके, हैंड रेज कर लो। डन मैम। ओके ओके, ठीक है। 34 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। डन मैम। ओके चालीस बच्चे आंसर दे चुके हैं, 60 बच्चे क्लास में हैं, 20 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए फटाफट से अपना अपना आंसर कर लीजिए, मतलब ज्यादा जल्दी भी मत करना, आराम से करना। जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों ही बराबर होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है,
एक बार उसका पता चल जाए कि ग्राफ कैसा बनता है, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि हल कितने होते हैं। तीनों बराबर हैं, तीनों ही बहुत खुश हैं, खुशी कैसे जाहिर करते हैं, उससे फिर ग्राफ का पता लगाओ और अब देखो कि उस ग्राफ के हल कैसे होते थे। अद्वितीय हल होता था क्या, या फिर कोई हल ही नहीं होता था, या फिर अपरिमित हल। अपरिमित का मतलब कि इतने सारे हल कि गिन ही ना सके, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 44 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए भाई। हाँ, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूं 10 सेकेंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पोल में आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ। 15 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, तो ध्यान रखना, फिर 15 बच्चों की अब्सेंट मानी जाएगी इस क्लास के लिए। हाँ, किसी किसी के पास पोल नहीं आता, उनको अलग रख के बताओ भाई क्या आंसर है इसका। तो बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिमित हल। बेटा माइक ऑफ कर दिया करो, क्योंकि हमें पता है जब ये तीनों की तीनों रेखाएं बराबर होती हैं, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, ये आपस में इतनी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा को अपनी पीठ पे उठाकर ले जाती है। एक रेखा क्या करेगी, दूसरी रेखा को पीठ पे उठाएगी, क्योंकि ये बड़ी खुश है भाई। खुश है तो खुशी जाहिर करने का इनको यही तरीका मिला। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि रेखा संपाती है, और हमें पता है जब रेखा संपाती होती है तो इतने सारे हल निकलते हैं कि हम उनको गिन भी नहीं पाते, इसलिए इसको कहते हैं हम अपरिमित हल होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना एक और क्वेश्चन, उसको भी हम करेंगे पोल में। तो अभी के लिए चैट हो गई है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इस बार भी आपको नहीं बताया कि समीकरण क्या है, लेकिन हाँ उनका हल बता दिया। हल ये हुआ कि A1 बटा A2 जो थे, ये दोनों, ये जो था ये B1 बटा B2 के बराबर नहीं आया। दोनों भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, अब इनको बराबर चीजें नहीं मिली हैं, तो इनके बीच में क्या होगा खुद से पता करो। इनके बीच में जो भी होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाओं का पता चल जाए तो हल का पता भी चल ही जाता है। तो अगर आपको पता चल चुका है इसका आंसर, तो आप सभी पोल में जाके अपना आंसर दे सकते हो। जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के एक एक बात सोच सोच के आंसर करना है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, दोनों को बराबर चीजें नहीं मिली है। ठीक है, ओके मैम पोल नहीं आया। पोल तो आ गया बेटा। नीचे 3 डॉट होंगे, 3 डॉट पे जाओ, 3 बिंदुओं पे क्लिक करो, उसके बाद आपको दिखेगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। एक्टिविटीज पे क्लिक करो, फिर नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, फिर आप पोल तक जा सकते हो। अगर आपको अभी पोल नहीं दिखा तो फिर आपको लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा। ठीक है, लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, तो ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर से पूछो। डन मैम। ओके, हाँ अभी बताओ खुशी, अभी आपको मिल गया पोल निवास कुमार जी के नाम से जो है। डन। हाँ, निवास कुमार जी के नाम से जो खुशी है, आपको पोल मिल गया बेटा। हम अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज। हो गया मैम। यस मैम। ओके ओके, अभी बोलो, अभी मेरी आवाज ठीक है? डन मैम। ओके, मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है? देखो बोला। यस मैम। ओके, हाँ बोलो साहिल। अपरिमित हल का क्या मतलब होता है? अनेक हल। हाँ, अपरिमित मतलब इतने सारे हल कि हम उनको गिन ही नहीं सकते। अपरिमित मतलब अनगिनत। ठीक है, अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक, और कोई हल का तो कोई हल ही नहीं होता। 43 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 44 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी करते रहो कोशिश। अभी भी कुछ कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, पर चलो आप कोशिश कर रहे हो पोल में आंसर देने की, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे, 15-20 बच्चे, फिर
वो तो बहुत गलत बात है। करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि इतने बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसके बाद आंसर करना ही रही, तो वेट करने का मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। 10। मैम पीछे वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ये वाला ठीक हुआ कि ये भी कहीं गलत तो नहीं कर दिया? ये तो सही है मैम। ठीक है। 10, मैम ये वाला 9, मेरा गलत हो गया। 8, कोई बात नहीं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इसका आंसर था कि जब ये दो चीजों को बराबर चीजें नहीं मिलती तो इनके बीच में होती है लड़ाई। लड़ाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, टकराएंगे। और जब दो रेखाएं आपस में टकराती हैं तो हम कहते हैं ये कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा का क्या सिस्टम होता है, तो ये होता है कि एक ही बिंदु पे ये टकराती हैं तो इनके हल भी एक होते हैं और एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और बी सी डी गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन करेंगे, पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब इस सवाल को करना है बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अब आपको दे रखे हैं समीकरण और आपसे पूछ रखा है कि भाई अब बताओ कैसे हल है, अद्वितीय या कोई हल ही नहीं या अपरिमित। तो मैं समीकरण लिख लेती हूँ फटाफट से। पहला समीकरण दे रखा है 5x माइनस का 10y जमा का 15 और बराबर में इसके है 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 10x जमा का 20y जमा का 30 और बराबर में है इसके 0। ठीक है, तो ये आपके समीकरण है। समीकरणों को देखो खुद से, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालो और अपने आप ही चेक करो कि केस कौन सा आएगा। एक बार केस का पता चल गया तो ग्राफ का पता लगाओ, ग्राफ का पता चल गया तो फिर हल का पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो करिए इसको सभी और अपना आंसर देना है वहीं पर भाई, पोल में ही आंसर देना है, पोल में ही। डन मैम। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जिसका भी नेट खत्म होने वाला है आंसर कर दो पोल में। फिर अगर नेट खत्म भी होता है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आ रहे हैं ठीक ठीक आंसर थोड़े। डन मैम। ओके ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालो, फिर उनका अनुपात भी खुद निकालो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। फिर देखो कौन सा केस आया। बोलो क्या कहते हैं, जो बड़े के आगे निशान होता है वही लगाएं या मतलब प्लस माइनस वगैरह करके? गुणा भाग में प्लस और माइनस की गुणा होती है, मतलब अगर भाग कर रहे हो तो भी गुणा होगी और अगर गुणा करो तो भी गुणा होगी। तो गुणा में होता है प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और भाग में भी होता है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, डन मैम। ओके ओके डन मैम। ओके बेटा। तीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बाहर रखे बेटा माइक ऑफ रखो, निकिता निकिता नाम से जो भी है। जब आप क्लास में होते हो तो ध्यान दिया करो कि आप माइनस मत लगाया करो। माइनस क्या, तो आप माइक ऑन मत किया करो। मनीषा माइक ऑफ कर दो।
अभी आपको नहीं, एक और नाम से मनीषा है ना, उन्हें कहा मैंने। ठीक है, तो अभी आप सभी के पास थोड़ा सा टाइम है। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो अभी आंसर दे दिया है 40 बच्चों ने। क्या कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो माइक ऑन करके यस बोलो, नहीं कर रहे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम। मैं कर रही हूँ मैम। ठीक है, कर लो Yes, फटाफट से, कर लो। ओके, तो थोड़ी सी क्लास लंबी जा सकती है, 8 क्या 9:35 तक, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत से आंसर गलत है, जिन बच्चों ने पिछले आंसर सही किए थे इस बार तो उनके भी गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को सीखे जाना। 2 मिनट में समझा दूंगी बिल्कुल। मैम कल क्लास लगी? नहीं बेटा, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे से होगी, ठीक है। अगले हफ्ते भी सोमवार से शनिवार आपकी 6 के 6 दिन क्लास रहेगी, लेकिन कल नहीं होगी, संडे को नहीं होगी, बाकी सब दिन होगी। अभी हो गया, बताओ। यस मैम, हो गया। 1 मिनट और उधर जाओ। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। अभी जिसका भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट में दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड जिसने भी आंसर नहीं किया पोल में, कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट में दे सकते हो। चलो अभी देखते हैं इसको। तुलना तो इसकी क्या ही करनी, तुलना करनी तो आप सभी को आई जाएगी। डी ऑप्शन तो भाई किसी का भी नहीं था, डी ऑप्शन कैसे हो सकता है? A1 बटा A2 जब आपने निकाला होगा तो आया होगा 5/10, और जब आपने निकाला होगा B1 बटा B2 तो आया होगा -10/20, और जब आपने निकाला होगा C1 बटा C2 तो आया होगा 15/30। ठीक है, ठीक है, काटते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसका आया 1/2। इसको काटते हैं 10 एकम 10, 10 दूनी 20, इसका भी आया 1/2। और इसका काटते हैं 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसका भी आया 1/2। तो आप सभी को लगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि जो माइनस का, बिल्कुल, जो ये माइनस का 10/20 है, इसके उत्तर में भी तो माइनस लगेगा। अगर माइनस का 10 है और बटे में 20 है तो इसके उत्तर में भी बच्चों माइनस लगाना चाहिए था। इस वजह से, इस माइनस की वजह से हमारा जो A1 बटा A2 था वो B1 बटा B2 के बराबर ही नहीं आ पाया। और जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तब रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हल होता है इकलौता, मतलब अद्वितीय। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, सिर्फ इस माइनस की वजह से, सिर्फ इस माइनस के कारण। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो C1 बटा C2 को देखने की जरूरत भी नहीं होती। अगर ये दोनों बराबर होते फिर हम C1 बटा C2 की तरफ जाते हैं, लेकिन जब ये खुद ही बराबर नहीं तो हम C1 बटा C2 को नहीं देखते, चाहे वो बराबर आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो चलिए फिर आज की क्लास को इतने रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट, स्पेशली इस क्वेश्चन को लेकर के, तो बिल्कुल आप क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपने क्लास में, मतलब सोमवार को।